Good afternoon, everyone. Today is 27th of February, and we shall be discussing these 5 important articles. This is just a reminder that ये CNA में हम हर रोज 10 MCQs को डिस्कस कर रहे हैं. तो जो प्रीफिट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कोर सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं डिस्कशंस के थ्रू यूट्यूब लाइव पर, उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हो बाय दीज 10 MCQ, जिससे आपका करंट कवर हो जाएगा, है ना. तो इसके अलावा एक आइडिया ये भी है कि हम जितना भी करंट के क्वेश्चंस आते हैं उनको सेपरेट डॉक्यूमेंट के साथ रिलीज करेंगे, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. ओके, बट आप हर रोज ये 10 MCQs को यू कैन गो थ्रू दीज एंड सब्सटेंशिएट योर प्रिपरेशन फ्रॉम करंट पर्सपेक्टिव. सो आज जो 5 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो ये है. पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल इंडिया. रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, तो उनको एआई से कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको समझेंगे, और इसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे. सेकंड इज ऑपरेशन क्रैकडाउन. तेलंगाना गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन रहा है, तो सक्सेसफुल ऑपरेशन है, काफी रिजल्ट अच्छा दे रहा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. थर्ड इज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, जिसमें कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो देखेंगे. फोर्थ इज इंटरनेशनल एक क्लाइमेट इनिशिएटिव है इंडिया जर्मनी का, उसको देखेंगे. एंड हम पढ़ेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एआई का पार्ट है, मशीन लर्निंग का पार्ट है, सो वी वुड बी डिस्कसिंग दोज एज वेल. Let's get started. Just a polite reminder कि जीएस फाउंडेशन बैच जो है वो जनवरी मंथ का स्टार्ट हो गया 27th जैन पे, एंड soon we would be starting the second batch of the month of February. ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड मॉडल, मतलब ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मॉडल वे में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे. इसमें आप अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप अपने चॉइस का स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ. ये फाउंडेशन बैच किन के लिए, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, जीरो से हीरो तक का जो जर्नी अगर आपको करना है, सो यू नीड दिस बैच. इसके अलावा देयर इज वन मोर बैच क्रैश कोर्स का है, वो रिसेंट बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा. वो इट इज मेंट फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू गिव प्रीलिम्स दिस ईयर. ये प्रीफिट इनिशिएटिव है. मुझे इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. प्रीफिट इनिशिएटिव एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है जिसमें आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम को कवर किया जाएगा. इसके 2 एस्पेक्ट है, पहला है फ्री वाला पार्ट एंड दूसरा है पेड वाला पार्ट. जो फ्री वाला सेक्शन है वो यूट्यूब पर डिस्कस होता है. इसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज होंगे हर सब्जेक्ट के, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल पे. इन एमसीक्यूज को लाइव डिस्कस किया जाएगा यूट्यूब पे. इसमें हम लोग अलग अलग एलिमिनेशन टेक्निक्स, हर कॉन्सेप्ट एमसीक्यू की हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन, ये सब हम इसमें करेंगे. लेकिन ये जो फ्री वाला है इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, ना ही सीसेट इंक्लूडेड है. जो पेड कोर्स है उसमें है 12,000 प्लस एमसीक्यू 120 टेस्ट फॉर्मेट में, जिसमें 30 इजी है, 30 जो है वो मॉडरेट है एंड 30 जो है वो डिफिकल्ट टेस्ट है. सो दीज कंट्रीब्यूट टू 90 टेस्ट. और ये 90 टेस्ट के अलावा देर आर 10 फुल लेंथ टेस्ट. 10 जो है वो सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट है, एंड देर आर 10 मोर टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उनका सिमुलेशन है. तो इस टोटल डिजाइन जो है वो इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसका जो प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे वो 7,999 में मिल रहा है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट अगर आप किसी भी तरीके से सीएसएपी से एसोसिएटेड रहे हो. कोई भी बैच, टेस्ट सीरीज, एनीथिंग इफ यू हैव एवर टेकन और यू आर रेगुलर फॉलोअर ऑफ यूट्यूब चैनल एज वेल, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं या जो यूट्यूब लाइव पर हम प्रीफिट इनिशिएटिव को डिस्कस करते हैं, ये सारा कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स, पीडीएफ, पीपीटी, ये सब ऐप पर अवेलेबल है एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप बाय स्कैनिंग दीज क्यूआर कोड्स.
Let's start with the first article. First article is regarding artificial intelligence, which is transforming the rural India. अब all of you are aware what is artificial intelligence, right? So इसका मतलब क्या है? It refers to the deployment of AI tools in agriculture, in governance, healthcare and service delivery in rural areas. Purpose क्या है? To bridge the infrastructure gap. It functions as a public good. पब्लिक गुड क्या होता है? जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें कोई अगर एक यूज कर रहा है तो दूसरे का नुकसान नहीं होता है ना? सो एज अ पब्लिक गुड की तरह इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके वजह से एक्सेस बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा और इंक्लूजन एक्सपीरियंस करेंगे विलेजर्स. अब इस आर्टिकल को जब हम देखेंगे तो वी वुड गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर. हम तो पहले ये समझने की कोशिश करेंगे विलेजेस में दिक्कतें क्या है, फिर एआई कैसे सोल्यूशन दे सकता है. देन विल सी कि एआई के सॉल्यूशंस देने में भी सर्टेन चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को एड्रेस कैसे करेंगे, ये हम इस सीक्वेंस में हम आर्टिकल को देखेंगे. क्यों इंपॉर्टेंट है? एक इंडिया में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस है और वो कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि लिमिटेड डॉक्टर्स, एज गुड एज एब्सेंटी होता है हर गांव में एक डॉक्टर. फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बहुत लो है, पर पर्सन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बहुत लो है. फिर वी हैव लैंग्वेज बैरियर्स, मैक्सिमम नॉलेज जो है वो किसी और लैंग्वेज में होता है और लोकल लैंग्वेज कोई और होती है. तो ऐसे जगह पर एआई काम में आ सकता है. फॉर एग्जांपल भारत जेन जो एआई का जो डेटाबेस है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो 22 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर रहा है. तो आप किसी भी स्टेट में हो, अपने लोकल लैंग्वेज में, अपने स्टेट लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हो. सो ये लैंग्वेज बैरियर को तोड़ देगा. फिर एग्रीकल्चर में जो क्लाइमेट रिस्क होती है उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज एआई की कैपेसिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड जनरेट एक्शनेबल इनपुट्स इज वे लॉट हायर देन एनी ट्रेडिशनल मैकेनिज्म. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इट एनेबल्स द स्केल विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन मैन पावर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें अपॉर्चुनिटीज हमको कहां पे है? एक एग्रीकल्चर में, स्पेशली प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, रिक्वायरमेंट ऑफ द वेदर. ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसमें एआई बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है. व्हाई? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पेस्ट को प्रेडिक्ट करता है, क्रॉप के डिसीजेस को प्रेडिक्ट कर सकता है और वेदर जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, उसके पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकता है. इसके अलावा नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो है एग्जिस्टिंग, वो सैटेलाइट और जो सॉइल हेल्थ कार्ड सा जो डेटा जनरेट होता है उसको यूज करके एडवाइजरीज दे सकता है. फिर वी ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी इन मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस, क्योंकि एआई जो है वो वॉइस बेस्ड एक्सेस को जनरेट करता है, अलग अलग स्कीम्स को वॉइस के थ्रू, आवाज के थ्रू अलग अलग लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन कर सकता है. भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है, भाषिनी, it supports 14 plus Indian languages and integrates 20 plus services. एक प्लेटफॉर्म पे इतना सब कुछ मिल जाता है if you utilize AI. अपॉर्चुनिटी बहुत जगह पर है, हेल्थ केयर में है. AI का जो चैटबॉट होता है, इट कैन हेल्प इन मैटरनल एज वेल एज न्यूबॉर्न केयर, या एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने में AI मदद करेगा. एसेट जो है गवर्नमेंट के एंड इंडिविजुअल्स के, उनको मॉनिटर करने में मदद करेगा. जैसे कि भू प्रहारी है, तो इट यूजेस सैटेलाइट डेटा फॉर मॉनिटरिंग एमजी नरेगा एसेट्स लाइक अमृत सरोवर्स. अब चैलेंज क्या है? एआई का तो पोटेंशियल हमें दिख रहा है, लेकिन एआई को वी सॉ के विलेजेस में प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें एआई कैसे सोल्यूशन दे सकता है, ये भी है. अब हम समझेंगे कि चैलेंजेस एआई के डिप्लॉय करने में क्या फेस करने पड़ेंगे. तो एआई को डिप्लॉय करने में जो चैलेंजेस फेस करने के पड़ेंगे उन वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट. आपको एआई नॉलेज को, उस डेटा को, उसको प्रोसेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए. वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद रूरल एरिया में उतने पावरफुली, उतने सब्सटेंशियली प्रेजेंट ना हो. दूसरा है कि जो ब्रॉडबैंड जो है, मतलब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो थोड़ी अनरिलायबल है, थोड़ा पैची है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंटिन्यूअस नहीं है. डिजिटल लिटरेसी लो है, जो मिस इन्फॉर्मेशन
स्प्रेड हो सकती है या डीप फेक स्प्रेड हो सकता है, वो भी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर एआई का यूज करके अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा बताना चाहता है तो एआई का ही यूज करके गलत इंफॉर्मेशन, मिस कैरेंट्स जो होता है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी तो यूज कर सकता है। सो दैट इज वन बिग प्रॉब्लम। देन वी हैव प्रॉब्लम ऑफ डेटा बायस। जो फीड किया जाएगा डेटा, दैट वुड बी बायस्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज और दैट वुड बी बायस्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ग्लोबल जो एआई मॉडल्स है, चैट जीपीटी हो या कोई भी ओपन एआई प्लेटफॉर्म हो या फॉर दैट मैटर एनी है जो ग्लोबली चल रहा है, दे आर नॉट ट्रेन्ड ऑन इंडियन रूरल डेटा सेट्स, उनके अपने प्रिजम्पशन से। तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। इनिशियल कॉस्ट हाई होगा, प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स आएंगे, और जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है उसमें भी वी विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच। तो क्या करें, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज कि हाइब्रिड कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करेंगे, स्पेशली जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होता है उनके द्वारा। फिर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज जो है उनमें वी वुड क्रिएट द एआई डेटा लैब्स। देन वी विल ऑल्सो हैव एक्सप्लेनेबल एआईज इन वेलफेयर डिलीवरीज। फिर एआई एआई लिटरेसी जो है उनको हम पीएमजी दिशा जो है, बेसिकली जो भी लिटरेसी हमारे कैंपेन होते हैं उसमें एआई लिटरेसी को भी इंक्लूड करेंगे। एंड वी विल स्ट्रेंथन द सोवरेन एआई मॉडल्स लाइक भारत जेन। We will not necessarily rely on the Western AI models या Western software. We will develop our own and we'll try to create unbiased models. First MCQ solve करते हैं. Which of the following initiative is specifically aimed at creating a government funded Indian large language model? Large language model क्या होता है ये हम लास्ट आर्टिकल में देखेंगे. Supporting multiple Indian languages. भाषिणी, भारत जन एआई, यूव एआई या ई ग्राम स्वराज? भाषिणी को हमने देखा था कि 14 लैंग्वेजेस 20 सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो दैट इज नॉट द आंसर. आंसर इज भारत जेन. भारत जेन इज द आंसर. नंबर 2, द इंडिया एआई मिशन primarily focuses on which of the following? A, importing AI hardware from developed countries. Statement B, providing subsidized compute and data sets for AI development. And statement C, replacing Digital India program. Statement D, regulating private companies, private AI companies only. Correct answer is B, providing subsidized computation capacity and data sets for artificial intelligence development. Let's focus on the article second, that is Operation Crackdown. ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट ऑपरेशन है. ये देयर आर मेनी ऑपरेशंस हैपनिंग, एंटी नक्सल ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि पिछले एक साल में साइबर क्राइम 25% से बढ़ गया है. रिपोर्ट्स उसके 25% से ज्यादा बढ़ गए. तो इसीलिए इफ देर इज ए मॉडल, इफ देर इज एन ऑपरेशन विच हैज अट्रैक्टेड द आई बॉल्स ऑफ द कंट्री, तो उसको हमको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नियर सक्सेसफुल ऑपरेशन. तो इसको समझते हैं. ये तेलंगाना में लॉन्च हुआ. इट टारगेट्स म्यूल बैंक अकाउंट्स that are used to launder proceeds of digital financial fraud. कुछ डुप्लीकेट, कुछ क्या कहते हैं उसको, फेक बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें ये पैसा जाता है और इस पैसों को बाहर ट्रांसफर किया जाता है. तो इन अकाउंट को ही टारगेट कर रहा है तेलंगाना का ये ऑपरेशन क्रैकडाउन. अब ये म्यूल अकाउंट होता क्या है? म्यूल अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स फॉर transfer or withdrawal illegally obtained money, often opened using unsuspecting individuals or fake identities. मतलब आपके नाम पे भी किसी ने म्यूल अकाउंट खोल दिया होगा साइबर क्रिमिनल से, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को भी गलत तरीके से यूज कर लिया. सो लॉन्च किसने किया था? तेलंगाना के साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने.
It operates through coordination of policing and banking verification mechanism. Purpose क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिसमेंटल द ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम नेटवर्क्स बाय ब्रेकिंग देयर फाइनेंशियल बैकबोन. इसमें म्यूल अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको उनको उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उनको खत्म किया जाता है. इसके कुछ की फीचर्स है, ये बहुत डेटा है, ये मैंने बस इसलिए रखा है कि अगर आपको आप पढ़ना चाहो, जैसे कि कितने पुलिस स्टेशन है, कितने पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे, केवाईसी वेरिफिकेशन में क्या हुआ, कितने बैंक यूज किए गए, अगर आप चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाई म्यूल अकाउंट्स मैटर, क्यों इंपॉर्टेंट है म्यूल अकाउंट्स को समझना. क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी के जो फ्रॉड्स है, दे रिलाई हेवीली ऑन फास्ट मनी मूवमेंट. जल्दी जल्दी पैसों का अगर मूवमेंट है तो उसके ऊपर उनको रिलाई होता है. तो इसमें फ्रॉड की, ये फ्रॉड के कुछ स्टेजेस होते हैं. पहला होता है स्कैम एग्जीक्यूशन, पहले उसको एग्जीक्यूट करता है, कोई भी फ्रॉड को एग्जीक्यूट किया जाता है. फिर उसके बाद में जो भी पैसा वहां से लूटा गया है, चोरी किया गया है, उसको म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इस म्यूल अकाउंट पे लेयरिंग होती है, अलग अलग अकाउंट्स में, एक अकाउंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे बिफोर एक्चुअल विड्रॉल. तो बहुत बड़ा लंबा ट्रेल छोड़ जाता है. फिर लास्ट में जाकर उसका कैश विड्रॉवल होता है, या वो कैश विड्रॉ करते ही नहीं, उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देता है. तो अगर आप म्यूल अकाउंट को हटा देते हो फर्स्ट स्टेज में ही, तो ये जो डिजिटल फ्रॉड है वो कोलैप्स कर जाता है, ये हो ही नहीं पाता. इसलिए डिजिटल ये जो म्यूल अकाउंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेकिंग एक्शन ऑन द म्यूल अकाउंट. इसको थोड़ा सा साइबर क्राइम के ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझते हैं. जैसे मैंने बताया कि 28 लाख कंप्लेंट्स 2025 में रजिस्टर हुई थी, वही 2024 में लगभग 22 लाख थी, 25% से इंक्रीज हुआ था. जो इन्वेस्टमेंट स्कैम्स है, दे अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेस. इन्वेस्टमेंट स्कैम का मतलब क्या होता है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट का एडवर्टाइज बेच रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, उसमें करो, या फिर इस ऐप के ऊपर करो, हम म्यूचुअल फंड्स में दिखाएंगे. आप उस ऐप पे इन्वेस्ट कर देते हो और ऐप के थ्रू आप उस ऐप को यूज करते हो शेयर में ट्रैक करने के लिए, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने कभी शेयर्स में इन्वेस्ट किए नहीं, वो सारा पैसा लेके वो तो भाग चुके हैं. आपको जो फोन पे दिख रहा है वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ एक माया जाल है, जिसको वो फेक है. ये होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स. ऐसे बहुत ज्यादा मेजॉरिटी फाइनेंशियल लॉसेस वहां से हुआ. यूपीआई का ग्रोथ जो है, इट हैज इंक्रीज द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एंड वल्नरेबिलिटी. ऑपरेशन क्रैकडाउन का बिगेस्ट प्लस पॉइंट क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव पुलिसिंग, जो कि अब तक चल रहा था, कंप्लेंट जाएगी उसके बाद में पुलिस रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा, टू फाइनेंशियल डिसरप्शन स्ट्रेटेजी. वो अटैक करने से पहले ही उनका जो स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल किया जाए. इट इज कनेक्टेड विथ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC4 जो है उसके साथ कनेक्टेड है, फिर बैंकिंग के कंप्लायंस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ भी कनेक्टेड है. इसमें इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे से हुआ. अब इसमें चैलेंजेस क्या आता है, एक ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप अक्रॉस द स्टेट्स. हर स्टेट के मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये हुआ है तो पुलिसिंग का ज्यूरिसडिक्शनल ओवरलैप आ जाता है. फिर फेक सिम कार्ड्स का यूज होना या केवाईसी को फोर्ज कर देना. जो रूरल म्यूल रिक्रूटमेंट है थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट एक्सप्लॉयटेशन, छोटे छोटे गांवों से उनको एम्प्लॉयमेंट के नाम पे उनके डिटेल्स लेके उनके नाम का अकाउंट यूज किया जाता है. और जो क्रिप्टो में अगर वो कन्वर्ट हो गया तो क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग जो है वो बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल के ही बियॉन्ड है, तो वो तो गया ही हाथ से. तो ये मेजर चैलेंजेस है. First MCQ, in the context of cybercrime, a mule bank account refers to which of the following? An account opened by a minor? No. An account used to park government subsidies? No. An intermediary account used to transfer illegally obtained fund? Yes. The answer would be C. MCQ 2. Operation Crackdown primarily aims to. It primarily aims to, first, block social media platforms? No. Regulate cryptocurrency exchange? No. Disrupt financial networks, enabling cyber fraud. That means mule account को destroy करना. This is correct.
C is the answer. Let's jump on to the next article. Article 3 is regarding carbon capture and utilization technologies. इसको हम अभी डिस्कस करते हैं. कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज. अब हम कई बार कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मतलब वी गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स. ये जो है CCU है, कार्बन को कैप्चर करो और यूटिलाइज करो. देयर इज अनदर टर्म CCS, कार्बन को कैप्चर करो और स्टोरेज करो. तो अब हम जिस पर फोकस कर रहे हैं वो है यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर. ये होती क्या है? दीज आर द टेक्नोलॉजीज जो कार्बन को कैप्चर करती है इंडस्ट्रियल सोर्सेस से और या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट्स. अनलाइक कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज दैट इज CCS, जो कार्बन डाइऑक्साइड को परमानेंटली किसी जगह पर स्टोर कर देता है. इट कुड बी अंडरग्राउंड, इट कुड बी समथिंग एल्स. लेकिन जो CCU है, यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो कन्वर्ट करता है कार्बन को वैल्यूएबल मटेरियल्स में. पर्पस क्या है? पर्पस इज टू ट्रीट द कार्बन एज अ रिसोर्स रादर देन एज अ वेस्ट. दूसरा, जो नेट जीरो गोल्स है इंडिया के 2070 तक, उसको फुलफिल करे और एक सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करे. अब ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि 2026 का जो बजट रिसेंटली आया था उसमें 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज के लिए. 5 साल के लिए किया गया. वो ज्यादा फोकस करता है इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन के ऊपर, जैसे कि स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है या रिफाइनरीज है. इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा या कार्बन एमिट होगा उसको कैप्चर करके यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा. ये काम कैसे करता है? सिंपल स्टेजेस. पहले स्टेज 1 में वो क्या करेगा? कैप्चर करेगा. दूसरा जो है उसमें स्टेज 2 में जो है कंप्रेशन करेगा उस कैप्चर्ड कार्बन को और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. स्टेज 3 जो है वहां पर जो ट्रांसपोर्टेड कार्बन है उसको कन्वर्ट करेंगे किसी केमिकल में, किसी फ्यूल में या कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में, और वो फिर यूटिलाइज हो जाएगा. इट विल क्रिएट द सर्कुलर इकोनॉमी. मैंने जैसे इनिशियली बताया था कि CCU और CCS में डिफरेंस क्या है? CCU जो है वो कन्वर्ट कर देता है CO2 को, जो कोई प्रोडक्ट है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, whereas CCS जो है वो सिर्फ स्टोर करता है किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे या फॉर्मेशन में कन्वर्ट स्टोर कर देता है. CCU रेवेन्यू जनरेट करता है, CCS जो है वो सिर्फ स्टोरेज करता है, लायबिलिटी बन जाता है. इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, it will help India to decarbonize hard to abate sectors जैसे कि सीमेंट और स्टील है. दूसरा, जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको सपोर्ट करेगा बाय कार्बन रिसाइकलिंग. थर्ड, जो इंपोर्टेड फीड स्टॉक होता है केमिकल्स के लिए जो जरूरी होता है रॉ मटेरियल, उसके ऊपर रिलायंस कम कर देगा. it will end up reducing the dependence on the imported material. And it will also create the green jobs and new industrial value chains. Challenges क्या है? एक, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कैप्चरिंग कॉस्ट है पर टन वो बहुत ज्यादा हाई है. जो प्रोसेस है इट इज वेरी इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव है. कार्बन डाइऑक्साइड के जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लिमिटेड है. एंड देन वी ऑल्सो हैव द risk of carbon leakage. We also need a policy for pricing that carbon, or unless you have the proper pricing, the project will not become viable. So prelims के पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि CCU जो है वो प्रोडक्ट फाइनल इकोनॉमिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है कार्बन को. मिनरलाइजेशन जो है वो that creates stable carbonates and better input for the industrial development. It enhanced oil recovery uses
if we injected CO2 to create the oil output. और 20,000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट में हो गया. फर्स्ट एमसीक्यू, which of the following correctly differentiates between carbon capture and utilization from carbon capture and storage? A, CCU stores carbon permanently underground. No, ये CCS है. B, CCS converts into synthetic fuel. No, ये CCU है. CCU converts captured into useful products. Correct answer is C. Next MCQ. Mineralization in CCU refers to dissolving CO2 in water bodies, converting CO2 into solid carbonates using minerals, C, injecting CO2 into oil wells, and D, using algae to absorb the CO2. Answer would be B. That is converting carbon dioxide into solid carbonates by utilizing minerals. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव. ये 2008 में आया था. ये एक जर्मनी का ग्रांट है. IKA उसका शॉर्ट फॉर्म है, ICA नहीं है. ठीक है, ICI नहीं है, वो जर्मन के वर्ड्स की वजह से IKA उसे कहा जाता है. अब आज ये न्यूज में क्यों आया? खैर, हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट. कोई भी क्लाइमेट चेंज वाला इनिशिएटिव होता है वो क्रिटिकल होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. इट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी. ये फंड करता है, इट फंड्स प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज फोकस्ड ऑन क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे कंट्रीज में टू सपोर्ट इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. ये आया 2008 में, पेरिस एग्रीमेंट आया 2015 में, लेकिन इसका लेटर ऑन पर्पस बन गया जो भी गवर्नमेंट, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज कंट्रीब्यूट करना चाहती है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिकार्बनाइजेशन प्रोग्राम, उनको वो फाइनेंशियल सपोर्ट करती है. जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसको भी इंप्लीमेंट करने में ये मदद करता है. और जो भी क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंटल पाथवेज हो गए उसको फंड करता है. इसमें पार्टिसिपेटिंग स्ट्रक्चर कैसा है? एक जो मेन डोनर है वो जर्मनी है, और जो पार्टनर कंट्रीज है जिसमें मोर देन 150 कंट्रीज इन्वॉल्व है. जो प्रायोरिटी कंट्रीज है उसमें इंडिया टॉप पर है, फिर ब्राजील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, मैक्सिको, इंडोनेशिया. इफ यू नोटिस, दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज जो कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे लेकिन कार्बन न्यूट्रल भी बन जाए. इनके कोर थीमेटिक एरियाज सिंपल है भाई, मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, फिर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट के साथ एडॉप्ट कर पाओ, फिर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक्स इंक्लूडिंग द रेड प्लस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया का जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको वो स्ट्रेंथन करता है, स्पेशली इन इकोलॉजिकली फ्रजाइल रीजन्स. NDC जो है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कमिटमेंट, जो उसको इंडिया के वो सपोर्ट करता है. एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स इकोसिस्टम बेस्ड सोल्यूशन रादर देन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन. ये जर्मनी के साथ जो इंडिया का बायलैटरल क्लाइमेट कोऑपरेशन है उसको भी हेल्प करता है. सिंपल, 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था, जर्मन गवर्नमेंट का क्लाइमेट फाइनेंसिंग टूल है, पेरिस एग्रीमेंट से लिंक्ड है और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड है. रेड प्लस और इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेशन जो होता है उसके ऊपर फोकस करता है. फर्स्ट MCQ, द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव इज प्राइमरीली फंडेड बाय UNEP, नो. गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, यस. वर्ल्ड बैंक, नो. European Union, no. Germany is very critical. Second MCQ, ecosystem based adaptation under climate initiative refers to which of the following? Building concrete flood barriers, no. Using natural ecosystem to reduce climate risks, yes. Relocating populations from climate prone areas, no. And geoengineering to cool the atmosphere, no. The answer is B.
let's focus on understanding the large language models. अब ये आर्टिकल में जो कंटेंट है इसको आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अभी ग्रो हो रहा है, इट इज इन डेवलपिंग इन नेचर। आपको बस इतना ही आइडिया लेना है इस आर्टिकल से कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या है, एमसीक्यू वहां पर किन टर्म्स पे बन सकता है एक्चुअल एमसीक्यूज में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने का एक मशीन लर्निंग का एक मैकेनिज्म है, और जो इंपॉर्टेंट की है वो है टोकन्स। टोकन्स होते क्या है? चैट जीपीटी में अब तक का कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 10,000 टोकन्स को प्रोसेस करने का था, उतना उसका मेमोरी था। 4 दिन पहले फेसबुक ने एक एआई मॉडल डेवलप किया है जिसको उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें वो 1 मिलियन टोकन 10 लाख टोकन्स को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। तो ये टोकन वर्ड को समझ लीजिए, रेस्ट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन्ड ऑन वास्ट amounts of text data, no voice data, no image data, no audio data, only text data to understand and generate human language. They contain billions of parameters which are internal numerical weights learned during their training. Example, जो सर्वम AI है, सर्वम AI, it has launched 35 billion and 105 billion parameter models at the AI Impact Summit 2026 में जो हुआ, marking the progress towards India's sovereign AI. Why they are called large? Because that large refers to the number of parameters they are deploying, size of the training data set, scale of computational infrastructure it needs. And जो modern models है, they can contain tens to hundreds of billions of parameter. Parameter and token are different things. LLM काम कैसे करता है उसका हमें अभी इस करंट सिचुएशन में हमको सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही समझना है, बाकी अभी भी डेवलप हो रहा है। फर्स्ट स्टेप इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब कोई भी टेक्स्ट हो उसको वो छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक डाउन करता है। लेट्स से कि माय नेम इज मयूर, ये अगर ये माय नेम इज मयूर ये 4 वर्ड का सेंटेंस है, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो 40 टोकन में कन्वर्ट कर सकता है, अल्फाबेटिकली 12 टोकन में कन्वर्ट कर सकता है, विच एवर इट डीम्स अप्रोप्रिएट। इट इज रेफर्ड एज टोकनाइजेशन। ये टोकन कैन बी अ फुल वर्ड, सब वर्ड और इवन कैरेक्टर्स, और फिर उसको एम्बेड करता है, मतलब उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। लेटेस्ट स्टेज अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझे कि पैरामीटर और टोकन ये अलग अलग है। इसके प्रोसेस के एक इसके स्टेजेस है, एक प्री ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, फिर फाइन ट्यूनिंग होता है, देन वी हैव सर्टेन कंप्यूट रिक्वायरमेंट्स। ये टेक्निकल चीज है, ये आपको अभी समझने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, ये जब फुल फ्लेजेड डेवलप हो जाएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। इनकी कुछ की फीचर्स होते हैं कि वो जनरेटिव कैपेबिलिटी होते हैं, दे कैन क्रिएट देयर एसेज, कोड, समरीज एक्सेट्रा, एंड उनका लर्निंग जो होता है वो इन कंटेक्स्ट होता है। इनकी एबिलिटी मल्टीलिंगुअल है एंड जीरो शॉट रीजनिंग होती है, मतलब it can solve the task without explicit prior training for that specific task. बिना ट्रेनिंग के भी वो पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व कर सकता है। Why do we need, why is it important for India? Because India एक sovereign AI डेवलपमेंट करना चाहता है और उसमें ये सपोर्ट करेगा। जो फॉरेन के फाउंडेशनल मॉडल्स है, ओपन एआई सिस्टम या एनी अदर मॉडल, उसके ऊपर का डिपेंडेंस रिड्यूस कर देगा। It will enable multilingual governance and digital public infrastructure integration, और डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम को भी ये प्रमोट करेगा। अब इसमें भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, जो ट्रेनिंग डेटाबेस होता है अगर वो स्क्यूड है, मतलब वो बायस्ड है, तो हमारा आउटपुट भी बायस निकलेगा। डेटा प्राइवेसी का इश्यू आ जाएगा। हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एलएलएम जो है दे आर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ये एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। इसका सेल्फ अटेंशन इज अ कोर मैकेनिज्म।
जो पैरामीटर जो है वो लर्नेड वेट्स होते हैं, वो डिसाइड करता है कि किस पैरामीटर के ऊपर वो असेसमेंट करेगा। एंड टोकनाइजेशन का मतलब है इट स्प्लिट्स टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। फर्स्ट एमसीक्यू, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज प्राइमरीली ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ rule based grammar engines, transformer architecture with self attention, decisions tree classifiers, and D, relational database queries. The answer is B. It relies on transformer architecture with self attention. Second MCQ, reinforcement learning from human feedback in LLM training is used to which of the following? Increase the data set size, improve computational speed, align model output with human preference and safety norms, and D, replacing pre-training. अगर आपको डिटेल भी नहीं पता तो भी आप ऑप्शन से करेक्ट आंसर दे सकते हो, दैट इज सी. These are our smart books one stop solution. Now these are available in ASME as well. इसमें प्री के स्पेसिफिक 10 बुक सेट है, 7 जो है वो मेंस के लिए है, और इसका यूटिलाइजेशन बहुत बच्चों ने किया. You can order your books by contacting on the number mentioned here. Thank you so much for joining in. Please supplement this 10 MCQs with pre-fit daily MCQs. Thank you. Have a good day.